सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। सो आज के टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस करते हैं। पहला टॉपिक है लायन टेल्ड मकाऊ। दिस इज रिलेटेड विथ एनवायरनमेंट, इम्पैक्ट ऑफ डिलीशन म्यूटेशन। तो ये कंसेप्ट है साइंस एंड टेक का, डिलीशन म्यूटेशन का कंसेप्ट है। स्पीड ऑफ लाइट के कंटेक्स्ट में फिर एक अलावा है ज्योग्राफी का टॉपिक है, क्वांटम कंप्यूटिंग साइंस एंड टेक का है। अमेंडमेंट टू द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स, ये एक पॉलिटी का टॉपिक है। फिर जो मेंस का टॉपिक मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ दैट इज देयर। सो मेंस का क्वेश्चन देख लो, एक्सप्लेन द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई इंट्राप्लेट वॉल्केनिज्म इन पैसिफिक ओशन रीजन में आपको एक्सप्लेन करूंगा, 10 नंबर का है। तो देखो यही यही सारी चीज़ें हैं जो आपको सीखनी है कि किस तरीके से जो प्रश्न है वो आपके लिए फ्रेम किए जाते हैं। खासतौर से अगर यूपीएससी की बात किया जाए तो किस टाइप से जो क्वेश्चंस हैं वो आपके फ्रेम होते हैं। और आपको इसके अंदर काफ़ी कुछ जो है यू नीड टू लर्न ऑल्सो, लाइक कि जो मतलब जो हाई एडवांस टॉपिक्स आपके होते हैं वो कैसे जो हाई एडवांस टॉपिक्स होते हैं वो किस तरीके से आपके क्वेश्चंस जो हैं उससे फ्रेम आपके होते हैं। ख़ासतौर से अगर टॉपिक स्टैटिक है तो उसमें भी क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होते हैं, दैट यू नीड टू बी अवेयर ऑफ। तो एक एक करके ये हम लोग डिस्कस करेंगे। वॉइस मुझे बता देना, वॉइस परफेक्ट है कि नहीं है। आप अपने आंसर का इवेलुएशन करा सकते हैं। इसके लिए आपको आकलन प्लस का हिस्सा बनना है। डाउनलोड सौरभ पांडे CSE ऐप, और क्रिसमस ऑफर चल रहा है तो सारे कोर्सेज पे 50% आपका ऑफ है। क्वेश्चन देख लो, बनसकांता मसाली जो अभी न्यूज़ में था, तो ये किस लिए फेमस है, लास्ट में आंसर मैं आपसे डिस्कस करूँगा। आप जस्ट चेक योर प्रिपरेशन। और 5M सीरीज़ जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था वो मैंने स्टार्ट कर दिया है। प्लीज़ आप लोग इसका थोड़ा सपोर्ट ज़रूर से करो, देखो। और काफ़ी अच्छा कंटेंट है तो उसको थोड़ा सा आप लोग को देखना है, अप्रिशिएट जो है। और आप कर सकते हैं सेशन को लाइक करके और अपना कमेंट करके। और कोशिश करो एक डिसिप्लिन लाने की कि सुबह 5 बजे उठ के सेशन को जो अपलोड होता है तो उसको फटाफट उसी समय कंप्लीट आप कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छे टॉपिक्स कल डिस्कस किए थे, तो हम लोग ये जो सेशन आपका रहेगा 5M सीरीज़ मंडे टू फ्राइडे वी विल कंटिन्यू। मंडे टू फ्राइडे आपका चलता रहेगा, आप लोग गो थ्रू हो सकते हैं। डिटेल में आपको आखिरी में दिखाता हूँ। क्रिसमस ऑफर चल रहा है जिसमें 50% ऑफ है सारे कोर्सेज पे। देखो जो प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स है 4 तारीख से शुरू हो रहा है, साइंस टेक का कोर्स 10 जनवरी से शुरू हो रहा है, और प्रीलिम्स का करंट अफेयर का कोर्स जो है वो 15 जनवरी से शुरू हो रहा है। तो ये साइंस एंड टेक का कोर्स लगभग 18+ क्वेश्चन आपके इसमें रहेंगे। तो ये है जिसमें बेसिक्स और एडवांस टॉपिक्स दोनों पूरा रहेगा। जनरल साइंस भी इसमें कवर्ड है। तो जनरल साइंस और साइंस एंड टेक जो लोग नहीं पढ़ते हैं वो सब कुछ इसके अंदर कवर्ड होगा, इसको प्लीज़ मिस नहीं करना है अगर आप सीरियस हैं। उसका 2 इयर्स का प्रीलिम्स करंट अफेयर्स का ये बैच है। भले आप प्रहार बैच है दूसरे बैच का हिस्सा है, लेकिन इस बैच में क्योंकि देखो इनका प्राइस ज़्यादा नहीं है, अराउंड 1400 अगर आप डिस्काउंट ऑफर का फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है, जैसे आज क्रिसमस ऑफर का लास्ट डे है तो अगर आप जुड़ते हैं तो उसका बेनिफिट आपको रहेगा। और इसमें रिवीजन बढ़िया होगा, माइंड मैप्स के माध्यम से मैं कंटेंट भी आपको प्रोवाइड करूँगा। क्रैश कोर्स हम लोग 4 तारीख से शुरू कर देंगे जिसमें मैं आपको पूरा बेसिक NCERTs एडवांस बुक सब कुछ आपका रहेगा, साथ में प्रीलिम्स का करंट अफेयर। इसमें मतलब सब कुछ आपका इंक्लूडेड है। अगर आप इस कोर्स का हिस्सा है तो फिर और कुछ करने का ज़रूरत आपको नहीं है। ठीक है, तो सारे कोर्सेज के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये नंबर है, ये नंबर आप याद रखें, कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। सौरभ पांडे UPSC.com वेबसाइट पे भी जाके ऑल कोर्सेज पे आप क्लिक कर सकते हैं। शुरू करते हैं। ह्यूमन कॉन्टैक्ट थ्रेटन एंडेंजर्ड लायन टेल्ड मकाऊ। तो ये है, अभी देखो ये अपना ये क्या 7 अप वाला कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। अब इन्हें भी पानी चाहिए, खाना चाहिए, नहीं मिल रहा है। तो जो भी इंसान के कॉन्टैक्ट से जो मिलता है, आप देखोगे कि जो मंकीज़ होते हैं आजकल रोड के बगल में बैठे रहते हैं, तो कोई इंसान आता है केला या कुछ ऐसा उनको प्रोवाइड करता है तो उसको कंज्यूम करते हैं। दैट्स मैटर ऑफ कंसर्न ऑल्सो। उनका ऐसा कुछ पड़ी नहीं है कि वो हमसे खाना मांगे, बट क्योंकि जिस हैबिटेट में वो प्रेजेंट है वहाँ पे चीज़ें नहीं हैं, तो इसलिए वजह से उन्हें उनकी काफ़ी डिपेंडेंसी जो है इंसानों पे हो गई है। और वी कैन से कि काफ़ी कुछ जो इंक्रोचमेंट एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जैसे रोड है, प्लांटेशन जो हम लोग कर रहे हैं, तो उससे भी उनका जो एक तरीके से हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन काफ़ी अधिक है। तो लायन टेल्ड मकाऊ जो नेटिव है वेस्टर्न घाट रीजन में पाए जाते हैं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड के रूप में इनकी पॉपुलेशन मात्र 4200 के आसपास बची है। एंड जो ह्यूमन इंटरेक्शन है इसकी वजह से इट लीड्स टू फूड प्रोविजनिंग रिजल्टिंग इन मैल न्यूट्रिशन, डिजीज़, नॉन नेचुरल फूड सोर्सेज पे इनको निर्भर होना पड़ता है। इनको चिप्स और कुरकुरे जो है वो खाना पड़ता है, तो ये इनके शरीर के लिए इतना अच्छा नहीं है और इससे अफेक्ट भी जो है काफ़ी हद तक ये होते हैं। बट अब क्योंकि खाने को कुछ नहीं तो दे रिलाई ऑन सच फूड। कई सारी जगह पे जैसे अन्नामलाई है, सबरीमाला है,
यहाँ पे ह्यूमन मकाओ इंटरेक्शन भी होता है, कई बार कन्फ्लिक्ट की स्थिति भी रहती है। वालपराई जो है ये एक हॉट स्पॉट है जहाँ पे ह्यूमन मकाओ इंटरेक्शन देखने को मिलता है। इंटरेक्शन की वजह से कई सारे ऐसे जूनोटिक डिजीजेस भी स्प्रेड हो सकते हैं, मतलब मकाओ से जो है वो इंसानों में भी डिजीजेस जो है वो स्प्रेड आपका हो सकता है। ह्यूमन इंटरेक्शन जो है उसकी वजह से इंजरीज, रोड एक्सीडेंट, कई चीज़ें हैं इस, और इंसानों के कांटेक्ट आने से कई बार स्ट्रेस रिलेटेड चीज़ें भी होती हैं। जो ये जो आपके लाइन टेल्ड मकाओ है, दे आर ऑल्सो अफेक्टेड बिकॉज ऑफ द ह्यूमन इंटरेक्शन। तो ये कुछ फैक्ट्स आपको ध्यान में रखना है। तो लाइन टेल्ड जो मकाओ है प्रिडोमिनेटली जो है वेस्टर्न घाट में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो कि आर्बोरियल है, मतलब जो पेड़ के ऊपर ये जनरली रहते हैं, नीचे नहीं रहते हैं। प्राइमरीली केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका रीजन के अंदर है। इनका जो एरिया है पूरा 3500 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर प्रेजेंट है। इनकी पॉपुलेशन काफ़ी हद तक आपकी कम होती चली जा रही है। इनका सोशल बिहेवियर अगर देखा जाए तो मैट्रियार्कल होती है, मतलब एक मदर जो मंकी उसी के अराउंड है, और टिपिकली 20 से 30 इंडिविजुअल एक फैमिली के अंदर है, ग्रुप के रूप में ही आपके प्रेजेंट रहते हैं। और ये एक वोकलाइजेशन मतलब वॉइस जो है वो निकालते हैं, है ना। एंड ग्रूमिंग हैबिट्स ये क्रूशियल रोल है, मतलब ग्रूमिंग का मतलब जैसे आपने देखा होगा बंदरों में एक चीज़ होती है कि ऐसा वो बाल ऐसा उसको साफ़ करते हैं, उसमें से कुछ अगर कीड़े हैं तो वो दूसरा जो बंदर है वो उसको निकालता है, इस टाइप से कभी आपने नोटिस किया हो तो आप देखना इस चीज़ को। तो ये वोकलाइजेशन और जो ग्रूमिंग हैबिट है, इसकी वजह से इनका जो सामाजिक एक कोहेशन है, या सामाजिक जो एक आप कह सकते हैं कि एक सामाजिक एक जुड़ाव है, वो उसी वजह से आपका रहता है। तो यूनिकनेस है ये लायन टेल्ड मकाओ के कंटेक्स्ट में देखा जाए। नेक्स्ट देखते हैं वाई डू वी लूज मसल्स मास विथ एज। अब इसमें देखो कुछ पॉइंट्स पहले देख लो, पहले ये डायग्राम देख लो। तो देखो हर एक अगर जीव है, इवन हम इंसानों की भी बात अगर किया जाए तो क्या होता है कि हम लोग के शरीर में क्या सेल्स प्रेजेंट है, सेल्स के बने होता है। अब इसमें एक चीज़ आपको समझना है कि सेल के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। डीएनए बेसिकली एक तो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, जैसे अगर आप देखोगे तो ये न्यूक्लियस, यहाँ पे न्यूक्लियस है, तो ये न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट है जो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन और सब कुछ कैरी करता है। डीएनए एक और जगह प्रेजेंट होता है, वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होता है इंसानों में या दूसरे जीवों की बात करें, और इसमें जो डीएनए होता है उसको एम्प्टी डीएनए शब्द उसके लिए इस्तेमाल करता है, मतलब अदर देन द न्यूक्लियस जहाँ डीएनए प्रेजेंट है वो माइटोकॉन्ड्रिया है। प्लांट्स के केस में देखोगे तो क्योंकि जो प्लांट सेल्स होते हैं तो उसमें क्लोरोप्लास्ट भी होता है, इसमें भी डीएनए होता है। जो मतलब फौना है या फिर जो इंसान है उसमें ऐसा क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट होगा उसमें भी डीएनए प्रेजेंट होता है, लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये सारे जीवों में प्रेजेंट होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए उसे एम्प्टी डीएनए बोलते हैं। ये जो एम्प्टी डीएनए है वो मेल से नहीं आता है, ये बेसिकली कहाँ से आता है, फीमेल से आता है, मतलब मदर जो है वहाँ से आपका आता है। तो अगर मदर के अंदर माइटोकॉन्ड्रियल कुछ ऐसा इशू है या माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए फंक्शनिंग नहीं है या कुछ इश्यूज़ हैं, तो उससे फिर जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एसोसिएटेड बीमारियां हैं वो आपकी हो जाती हैं, जिसमें कंट्रीब्यूशन किसका होता है, मदर का होता है। अब इसमें देखो स्टडी क्या कहती है कि जैसे क्योंकि जो एम्प्टी डीएनए है ये मेल के अंदर प्रोड्यूस नहीं हो सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है, मेल के अंदर प्रोड्यूस नहीं होता। तो धीरे धीरे पॉसिबिलिटी रहती है कि जब जो आगे हम लोग डिस्कस भी करेंगे कि धीरे धीरे जो अवेलेबिलिटी है एम्प्टी डीएनए की वो रिड्यूस होती चली जाएगी, क्योंकि ऐसा खुद इंसान के अंदर ये प्रोड्यूस नहीं होगा। तो एम्प्टी डीएनए की जो अवेलेबिलिटी है वो रिड्यूस होती जाएगी, और इससे कई सारी चीज़ें होंगी जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये कंसेप्ट तो आपका एम्प्टी डीएनए का समझना है। दूसरी जगह एक कंसेप्ट जो है उसे हम बोलते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, जैसे डीएनए है, अब डीएनए के अंदर अगर आप डीएनए के स्ट्रक्चर को देखोगे तो यहाँ पे जैसे इसका जो जैसे एक दीवार है, दीवार के अंदर बहुत सारी ईंटें जो है रहती हैं और वो मिल के दीवार बनाती हैं। ऐसे ही आप मानो कि जो न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं, जैसे साइटोसाइन, एडेनाइन, थाइमाइन, है ना, ग्वानाइन, ये मिलकर ऐसा दीवार सा बनाएंगे और ये डीएनए का स्ट्रक्चर बनाती हैं। इनके लिए जो टर्म यूज़ होता है न्यूक्लियोटाइड्स शब्द यूज़ होता है, इसमें शुगर और फॉस्फेट भी प्रेजेंट होता है, बट मेन स्ट्रक्चर ये आपके प्रेजेंट होता है, जिसे हम साइटोसाइन, एडेनाइन, थाइमाइन, ग्वानाइन, इनको हम बोलते हैं। अब क्या होता है कि अगर इनमें कुछ बदलाव हो जाए, चेंजेस आ जाएँ, तो उसका म्यूटेशन मतलब सडन चेंजेस आ जाएँ, तो उसके लिए हम म्यूटेशन शब्द इस्तेमाल करते हैं। सपोज करो कोई सीक्वेंस है, जैसे मान लो ये सी सीक्वेंस है, अब ये डिलीट हो जाए, तो यहाँ पे क्या है कि डिलीशन, मतलब यहाँ पे क्या है कि ये सी है, डिलीट हो गया, मतलब दीवार है, दीवार में एक ईंट हट जाए, तो ऐसे ही मानो कि सी सीक्वेंस है, यहाँ पे ये हट जाए, तो ये जो है इसे हम डिलीशन म्यूटेशन बोलते हैं। इसे जो टर्म यूज़ होता है उसे बोला जाता है दैट इज़ डिलीशन म्यूटेशन।
तो आपने क्या सीखा, एक चीज़ जो आपने सीखी, जो प्रीलिम्स में कंसेप्ट आता है कि डिलीशन म्यूटेशन का क्या कंसेप्ट है, एक चीज़ तो ये सीखी। दूसरा आपने mtDNA के बारे में जो है सीखा, ठीक है। तो ये चीज़ जानना। अब देखो साइंस टेक जो मैं आपको पढ़ाऊंगा बेसिक से लेकर एडवांस तक, तो भले आपने कहीं से भी पढ़ा हो, लेकिन जो वो वीडियोज़ आएंगे वो आपके लिए अल्टीमेट होंगे, विद डायग्राम और माइंड मैप्स रहेंगे, और बढ़िया तरीके से आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो जो ऑफर चल रहा है उसका यूज़ करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। और साइंस टेक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, 15 से 18 प्रश्न लगातार आते जा रहे हैं उससे, और 2 साल का कंटेंट बहुत अच्छे तरीके से आपको मैं रिवाइज करा दूंगा। तो एक रिवीजन बहुत अच्छा आपका जो है उसके माध्यम से हो जाएगा, मतलब अगर आप राइट डिसीजन मेकिंग करेंगे। मैंने देखा है कि कई सारे आप लोग जो क्योंकि यहाँ तो करंट अफेयर फ्री आपको मिल रहा है यूट्यूब के अंदर, तो आप लोग कहीं और भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, मैंने कुछ नाम देखे है ना, कि रेगुलर है वो कहीं और जाके जो है वो करंट अफेयर्स कर रहे हैं। ठीक है, आप एक्सपेरिमेंट आप करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, कि आपको मन में होगा कि सर यहाँ तो फ्री मिल रहा है, बाकी दूसरी जगह एक्स्ट्रा कर लेते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। 1 साल जब आपका बीत जाएगा फिर ज़रूर से मुझे अपना आउटपुट का बताना कि आपका आउटपुट क्या मिला और आपका सिलेक्शन में क्या रोल आपको हुआ। एक सोर्स पर आप रिलाई करेंगे, और है ना, तो क्योंकि मैं भी कोर्स तो रन ही कर रहा हूँ, तो एक सोर्स पर अगर आप रिलाई करेंगे तो उसका बेनिफिट सबसे ज़्यादा रहता है कि आपका फोकस रहता है, सबका पढ़ाने का तरीका होता है, सबका एक जो कंटेंट है ना, जो आपको मिल रहा है ना, जो कंटेंट आपको मिल रहा है, तो वो कैसे एक्सट्रैक्ट करना है। कई जगह से मेरा ही कंटेंट काफ़ी कॉपीड इधर उधर घूमता रहता है, तो वो अलग चीज़ है, लेकिन फिर भी जो कंटेंट आपको अवेलेबल है, आपको पता है कि ये कंटेंट मिस नहीं होगा, ये चीज़ें मिस नहीं होगी, ये चीज़ फोकस जो है ये रहेगा, तो वो चीज़ आपको एडवांटेज प्रोवाइड करेगी। डाइवर्सिफाइड और बहुत सारी चीज़ें होता है ना, कि हम ये भी खा लें, हम वो भी खा लें, हम वो भी खा लें, इससे तो यही होगा कि या तो मोटापा होगा या कभी भी आप हेल्दी नहीं रहोगे। तो हेल्दी प्रिपरेशन के लिए भी आपको एक अच्छा सोर्स फॉलो करना ज़रूरी है। करंट अफेयर्स मुझे नहीं लगता है कि आपको इससे बेस्ट कंटेंट कहीं अवेलेबल होगा या आपको मिल पाएगा। चाहो तो आप कहीं भी जहाँ भी एक्सपेरिमेंट करना चाहें बिल्कुल कर सकते हैं, आप यूट्यूब में एक्सपेरिमेंट कर लो, 5 AM सीरीज़ का कंटेंट और ये कंटेंट लेके टॉपिक का लिस्ट बना लो, इसका 30% भी कोई कवर करेगा, आप मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कर दो कि सर देखो ये 30% से ज़्यादा आपका कवर किया है, मैं आपको फ्री में कोर्स में ऐड कर दूँगा। नहीं करते, कोई फ्री में कोई देता ही नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। और अब प्लस उनका इतना लेवल भी नहीं है कि वो चीज़ों को लेके और वो आपको कवर कराए। सिंपल सी बात है, इधर उधर कॉपी पेस्ट करके वो अपना अपना कोर्स क्रिएट करके सेल करते हैं। यहाँ पे खुद का एफर्ट है, इसलिए इतना हाई कंटेंट जो आपको अच्छा लेवल का कंटेंट है वो आपको डायरेक्टली यूपीएससी में मिल रहा है। इसीलिए यूपीएससी में इतने सारे प्रश्न कंटेंट से पूछे जा रहे हैं, कोई मजाक नहीं है। हो सकता है क्योंकि आप लोग तो सुन के आदत हो गई हो, लेकिन ये मजाक नहीं है, मैं आपको चैलेंज कर सकता हूँ इस चीज़ के बारे में, है ना। पूरे बड़े से बड़ी संस्था में आप चेक कर लेना, जो कंटेंट मैंने आपको दिया है और जितना उस कंटेंट से इतने अधिक प्रश्न यूपीएससी में हैं, उसका कोई 10% भी करके दिखा दे तो मैं आपको फ्री में कोर्स में ऐड कर दूंगा। ये मैं आपको खुद कह रहा हूँ, करके तो दिखाओ। आज तक एक स्क्रीनशॉट किसी ने शेयर नहीं किया मुझे, एक स्क्रीनशॉट कोई शेयर करके दे। अरे 2 क्वेश्चन किसी के आ जाते हैं ना, 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो तो पता नहीं कितना मार्केटिंग कर डालते हैं। यहाँ 50-50 क्वेश्चन आ रहे हैं 100 में से, ठीक है। तो वो कर लो, कहीं भी आप चाहो तो चेक कर सकते हो इसके बारे में। तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता है सब बोलना, लेकिन बोलना पड़ता है, नहीं तो लोग तो मानते ही नहीं है। चलो यहाँ पे डिलीशन म्यूटेशन की अगर बात किया जाए, डिलीशन म्यूटेशन जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। तो यहाँ पे कहा गया कि जैसे जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ये पावर हाउस है, मतलब जो एनर्जी प्रोडक्शन है एटीपी फॉर्मेट में, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। तो एनर्जी प्रोडक्शन बेसिकली सेल के अंदर जो एनर्जी है जिसके माध्यम से सेल की सारी फंक्शनिंग होती है, वो एनर्जी प्रोडक्शन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपका होता है। क्रूशियल रोल माइटोकॉन्ड्रिया का होता है एनर्जी प्रोडक्शन के अंदर। अगर जो मसल सेल है, जो मसल्स के सेल्स हैं, जो सेल्स मसल्स को डेवलप करते हैं, उसमें अगर फंक्शनल माइटोकॉन्ड्रिया मान लो नहीं है, तो इससे मसल सेल डेथ हो जाते हैं और इससे मसल मास का लॉस हो जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो आप ये समझना कि जैसे मसल सेल्स हैं, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में mtDNA है, mtDNA मदर से आ रहा है, धीरे धीरे अगर उसका एब्सेंस होगा तो धीरे धीरे आप ये कह सकते हो कि जो मसल सेल्स और डाई करेंगे, मसल सेल्स डाई करेंगे तो मास का जो है वो लॉस आपका होता चला जाएगा। तो लॉस ऑफ फंक्शनल mtDNA, इसकी वजह से सेलुलर कॉन्सिक्वेंसेस कई सारे आपके हो सकते हैं। और एक जो कहा गया है कि जो हाई एनर्जी डिमांडिंग जो टिश्यूज़ हैं जैसे स्केलेटन मसल्स हैं, उनका इतना अधिक ग्रोथ आपका नहीं होता है। mtDNA कहाँ से होता है, मदर से ट्रांसफ़र होता है, मैटरनल इनहेरिटेंस आपका होता है। और इसमें लगभग, जिसमें न्यूक्लियर जीनोम में लगभग 23 क्रोमोसोम, mtDNA की बात करिए, सर्कुलर होता है और स्मॉल नंबर ऑफ जीन्स ही इसमें प्रेजेंट होते हैं। बेसिक आपको अंतर भी जानना चाहिए। प्रीलिम्स का ये है कि जैसे न्यूक्लियर डीएनए है तो उसमें लगभग आप लाइक जीनोम है ना, सारे जीन मिला दो तो जीनोम हो जाता है।
तो जो न्यूक्लियर जीनोम है उसमें 23 क्रोमोसोम है, लेकिन mtDNA का स्ट्रक्चर आप देखोगे तो एक तो ये सर्कुलर है, प्लस इसमें स्मॉल नंबर ऑफ जीन्स जो है प्रेजेंट होता है। हर एक जीन में विद इन mtDNA इसका एक महत्वपूर्ण रोल होता है, मतलब जो mtDNA माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है उसमें उसका महत्वपूर्ण रोल होता है माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन में। तो अगर मान लो डिलीशन म्यूटेशन होता है, मतलब कि अगर कोई सीक्वेंस डिलीट हो जाता है, इससे जो mtDNA है वो लेस इफेक्टिव होगा और जो भी इंपॉर्टेंट प्रोटीन है उनका प्रोडक्शन नहीं होगा, एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं होगा और मसल से धीरे 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 उसमें लॉस देखने को मिल जाएगा। फिर एक काइमेरिक जीन की बात इसमें किया गया है, एबनॉर्मल फ्यूजन, जो डिफरेंट mtDNA सीक्वेंसेस हैं जैसे मान लो कि जैसे एक सर्टेन सीक्वेंस है, जैसा अभी मैंने आपको दिखाया इस डायग्राम के माध्यम से कि एक सर्टेन सीक्वेंस है जो जुड़ी हुई हैं। अब अगर मान लो बीच में डिलीजन हो जाएगा तो वो एक बहुत ही अब्रप्ट तरीके से बिना सही तरीके से, मतलब सही तरीके से नहीं होता, तो वो आपस में जुड़ जाएंगे, मतलब एक डिलीट हो गया दूसरा डिलीट हो गया, तो ये एक सही तरीके से ना होके ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये जो काइमेरिक जीन्स आपकी प्रेजेंट होंगी, ये क्या है कि नॉर्मल जीन जो है उसके फंक्शन को काफ़ी अफेक्ट आपका कर सकते हैं। और जब आपको ये देखना है कि जो एक एनर्जी प्रोडक्शन है, एटीपी का प्रोडक्शन है, वो जैसे जैसे रिड्यूस होगा, इससे फिर जैसे जैसे एनर्जी के प्रोडक्शन रिडक्शन उसमें रिडक्शन देखने को मिलेगा, तो मसल्स मास का भी लॉस देखने को मिलेगा। तो इसमें आपको बस सिंपल सी चीज़ देखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि एज के साथ साथ जो मसल मास है वो क्यों रिड्यूस होता है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है, तो एक आपको आंसर कर देना है, वो है mtDNA जो है वो आपका इसके लिए जिम्मेदार है, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ये स्पीड ऑफ लाइट की बात इसमें की गई, तो कुछ प्रीलिम्स के फैक्ट्स इसमें आपको देखना है। जो स्पीड ऑफ लाइट की बात की गई इसमें लगभग 299 ये आप देख लो, इतना नंबर लिखा हुआ है, मीटर पर सेकेंड है, साइंटिस्ट ने एडवांस इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से नापा है। और इसमें लाइक है ना, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से जो लाइट एक तरीके से मूव करती है, उसके बेसिस पे इन्होंने जो ये स्पीड है उसको नापा है। 1676 में डैनिश एस्ट्रोनॉमर ओले रोमर जो है उन्होंने प्रैक्टिकली इसको नापा। जो रोमर्स हैं ऑब्जर्वेशन, जो जुपिटर्स के मून्स हैं, जुपिटर के जो मून हैं उनको ऑब्जर्व किया, और उसके बाद फिर उन्होंने कुछ बातें कही, जैसे जो लाइट की वेलोसिटी है उसमें कॉजिंग अपरेंट डिले इन एक्लिप्स जो होती हैं तो उसमें डिले देखने को मिलता है। जो स्पीड ऑफ लाइट है वो लगभग इतनी बताई गई है, जो कि मॉडर्न जो मेज़रमेंट है उससे कंपैरेटिवली कम है। जो मॉडर्न एस्टिमेट है उसमें लेज़र बीम्स और एटॉमिक क्लॉक का इस्तेमाल किया जाता है, तो उससे जो स्पीड ऑफ लाइट है वो ज़्यादा एक्यूरेट जो है देखने को मिलती है। ओले रोमर जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से रिलेटेड ये फैक्ट आपको याद रखना है। और जुपिटर के मून की बात अगर किया जाए तो उनका भी एक महत्वपूर्ण रोल है, उनको अंडरस्टैंडिंग लाइट की वेलोसिटी को। तो जो डिले मून्स के अंदर आपका है ना, क्योंकि देखो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं और ऑब्जर्व करते हैं तो लाइट का मूवमेंट क्यों डिले हो रहा है, तो उसको समझना इंपॉर्टेंट है। तो इससे जो स्पीड ऑफ लाइट है उसको हम और अच्छे तरीके से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो मॉडर्न तरीके से देखा जाए तो लेज़र बीम और एटॉमिक क्लॉक के माध्यम से स्पीड ऑफ लाइट को हम कैलकुलेट करते हैं। तो ये फैक्ट्स प्रीलिम्स के बस थोड़े बहुत याद रखना। जुपिटर के मून से एक बार नेट से चाहो तो देख लेना। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये एक टॉपिक आपका था किलावॉय वॉल्केनो हवाई के अंदर है। तो यहाँ पे देखो ये पहले एक दो कंसेप्ट समझना, ज्योग्राफी के एडवांस टॉपिक आ जाता है इसमें। तो ये आपका पैसिफिक ओशन है और ये हवाई आइलैंड है। हवाई में ही ये यूएस का हिस्सा है, किलावॉय प्रेजेंट है, ये है। अब और भी जैसे माउई, लानाई, ओहू, ये सब और भी दूसरे छोटे छोटे आइलैंड्स जो हैं वो प्रेजेंट है। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट आपका आता है जिसे हम कहते हैं दैट इज़ हॉट स्पॉट। तो आप ये देखो कि जैसे ये ऊपरी प्लेट है और ये नीचे, ये फिक्स्ड होती है, इसकी पोजिशनिंग आपकी फिक्स्ड होती है। तो इसमें आप समझो है ना, जैसे मान लो कि ऐसा समझो कि जैसे मान लो एक आदमी है, ऐसे एक आदमी है इस टाइप से खड़ा है ना। अब ये आदमी फिक्स है, इसके ऊपर एक सर के ऊपर टोकरी रखी है, ये एक जगह खड़ा है। अब ये खड़ा होकर टोकरी आगे की तरफ देगा, ठीक है, ये है ना, तो टोकरी यहाँ आ गई। अब फिर इसने दूसरे को दिया तो टोकरी मूव करेगी, ये आदमी फिक्स है। तो आप ये मानो इसी तरीके से कि ये जो वॉल्केनिक जो इरप्शन होता है, तो ये जो वॉल्केनो या आप कह सकते हो कि जो लावा बाहर की तरफ निकल रहा है, तो इसके लिए ये जो पाइप ज़मीन के नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है, ये इसकी पोजिशनिंग फिक्स्ड है, लेकिन ऊपरी जो ये लेयर्स हैं, जो प्लेट्स है, इसका मूवमेंट होता रहता है। तो जैसे मान लो अभी ये हिस्सा है, फिर इसके बाद यहाँ वॉल्केनिक इरप्शन होगा, और वो इरप्शन होने के बाद वो थोड़े समय तक वो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि वो सॉलिडिफाई होता चला जाएगा। फिर कुछ समय बाद ये जो हिस्सा आगे की तरफ आ जाएगा, ये वाला हिस्सा इधर आ जाएगा। तो ऐसे ही प्रोसेस चलता रहता है, और इसी वजह से आइलैंड आर्क्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो हवाई आइलैंड्स और आसपास के जो आइलैंड आर्क्स हैं, इनका फॉर्मेशन इसी वजह से हुआ है।
जो कैलावाया और इन समय में अगर देखा जाए तो यहाँ पे हॉटस्पॉट प्रेजेंट है। तो ये जो हॉटस्पॉट है इसे टेक्निकली हॉटस्पॉट बोला जाता है। जो आपके ये पाइप टाइप है जो फिक्स है, इनकी पोजीशनिंग फिक्स है, इनको मेंटल प्लूम टेक्निकली बोला जाता है। तो ये मेंटल प्लूम की पोजीशनिंग फिक्स्ड है और ऊपर वाली प्लेट मूव करती चली जाती है। तो ये जो हॉट स्पॉट है इसकी वजह से आइलैंड आर्क्स का फॉर्मेशन जो है वो आता होता है, और यही एक बड़ा फैक्टर बनता है। एक फैक्टर इंट्रा प्लेट वॉल्केनिज्म के लिए भी ये एक फैक्टर आपके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, और कई फैक्टर्स है बट ये फैक्टर आपका रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये पॉइंट्स थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। तो ये कहा कि क्या गया है कि जो किलावाय है इज़ अमंग द मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो है, जो कि हवाई बिग आइलैंड के अंदर लोकेटेड है। यहाँ पे हवाई वॉल्केनो नेशनल पार्क भी है। वॉल्केनो हैज़ बीन इन स्टेट ऑफ कंटिन्यूस इरप्शन इन 1893 से काफ़ी समय से इरप्शन भी हो रहा है। किलावाया कंट्रीब्यूट करता है लैंड फॉर्मेशन में, लोकल इकोसिस्टम को भी वो अफेक्ट करता है। आप कह सकते हो लोकल इकोनॉमी के लिए, जैसे टूरिज़्म और ये है, साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जियोलॉजिस्ट और ये सब मूव करते हैं। अब क्योंकि देखो आइलैंड हवाई आइलैंड है, इसमें किलावाया का अगर वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो इससे काफ़ी सारी चीज़ें अफेक्ट भी होती हैं, जैसे टूरिज़्म भी अफेक्ट होगा, वॉल्केनिक इरप्शन होगा तो और भी कई सारी जो आसपास का वी कैन से कि जो एटमॉस्फेयर है वो अफेक्ट होगा, है ना, जो प्लेन्स का मूवमेंट है वो अफेक्ट होगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं तो इस पर हमने कई बार चर्चा भी कर रखी है। सो कई जो वोल्केनिक गैसेस जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है ये भी आपकी एयर क्वालिटी को अफेक्ट करती है। वोल्केनिक इरप्शन में कई सारी गैसेस भी आपकी रिलीज़ जो है वो आपकी होती हैं। तो फैक्ट्स थोड़े से आपको ध्यान में जो है वो आपको रखना है। तो यहाँ से एक टॉपिक आपका ज्योग्राफी का एडवांस टॉपिक जो है वो आपका फ्रेम हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वांटम कंप्यूटिंग के ऊपर है। देखो अब मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि जैसे कई टॉपिक्स आप लोग एडिटोरियल्स और इन सब में भी देखते होगे तो आपका मन एक करता होगा अरे सर ये भी इंपॉर्टेंट है वो भी इंपॉर्टेंट है। देखो जो इंपॉर्टेंट है वो हर चीज़ कवर्ड होता है, आप उसको मत सोचना कि ये, देखो कई चीज़ें टॉपिक्स ना बहुत रिपीटेड होते हैं या बहुत ऑब्वियस आर्गूमेंट्स होते हैं तो उसको इतना करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपके पास अगर दिन के इतने सारे टॉपिक्स कवर हो, अगर आप इतना ही कर लो बहुत होता है। अगर आप 5M सीरीज़ और इसको इंक्लूड कर लोगे तो आपके दिन के लगभग 15-16 टॉपिक होते हैं। 15 इंटू अगर आप 30 करोगे तो महीने के 15 3 4 450 के आसपास आपके टॉपिक्स हो जाते हैं। 450 को 1.5 साल से मल्टीप्लाई कर लो तो इतने टॉपिक्स हो जाएंगे कि आपका उतना ही हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो ये लालच आपको छोड़नी पड़ेगी, है ना। देखो लालच के पीछे खासतौर से जो बिगिनर्स होते हैं ना वो लालच की तरफ बहुत जाते हैं। मतलब उनको रहता है कि यार ये भी कर लें ये भी कर लें ये भी कर लें वो भी, है ना, और जो चीज़ करनी चाहिए वो फिर छूट जाती है। अगर आप एक सोर्स करंट अफेयर्स का डिसाइड कर लोगे तो फिर आप बहुत सारा समय ऐसे एथिक्स ऑप्शनल इन पर दे पाओगे। तो करंट अफेयर कोई अंत नहीं है, आप दुनिया भर के सारे सोर्स कर लोगे फिर भी कुछ टॉपिक रह जाएंगे। तो अगर आप ये कैलकुलेशन के बेसिस पर अपने डिसीजन मेकिंग करते हो कि अरे ये रह गया वो रह गया उसने वहाँ ये एक एक्स्ट्रा पढ़ा दिया और फिर उसके पीछे हम भागते हैं क्योंकि माइंडसेट ऐसा रहता है, तो फिर आपको कभी भी आउटपुट जो आप एक्सपेक्टेड है तो आपको नहीं मिलेगा। फिर वो आपका, मान लो कि फिर भगवान ने लिख दिया कि आपका सिलेक्शन नहीं होना है। थोड़े वर्ड्स हार्श लगेंगे बट ये रियलिटी है। मतलब अगर आपका माइंड इस डायरेक्शन में सोच रहा है तो आपको गलती अपनी रियलाइज़ होगी 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल जितने साल भी लग जाए। अगर आपने एक सोर्स फिक्स कर लिया तो जो समय बचेगा, क्योंकि देखो आपके समय अनलिमिटेड नहीं है, तो जो समय बचेगा उसमें आप स्टैटिक पे फोकस कर पाओगे, सिलेक्शन आपका वहीं से मिलेगा। तो आप अपने ऐसे एथिक्स ऑप्शनल ये सब 1000 नंबर के ऊपर हो जाता है, तो है ना। तो ये उस पर आप थोड़ा फोकस करोगे और फिर आप नंबर खींचोगे मेंस के अंदर आंसर राइटिंग और इन सब में। नहीं तो ये एक एक लाइनर की इन्फॉर्मेशन, ये यहाँ से हुए मोदी जी वहाँ गए और इस टाइप की चीज़ें, इसका कोई अंत नहीं है। आपको देखना है कि क्या एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट है, वो बहुत मैटर करता है। तो अगर आपने कभी कंपटीशन की तैयारी की है या आपका इस एग्ज़ाम के लिए एप्टीट्यूड भगवान ने दे रखा है तो ज़रूर से ज़रूर आप सही कंटेंट की तरफ अट्रैक्ट होंगे। अदरवाइज़ फिर देखो इररेलेवेंट कंटेंट मार्केट के अंदर यूट्यूब के अंदर बहुत ज़्यादा है IAS के नाम पे, तो वो फिर आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग की बात करें तो देखो जो क्वांटम कंप्यूटर्स होते हैं ये क्या है, ये क्वांटम मैकेनिक्स पर बेस्ड होते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी आपने फिजिक्स पढ़ी होगी, क्वांटम मैकेनिक्स बेसिकली जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं ना, जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ पर, ठीक है, सब एटॉमिक जो पार्टिकल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ पर बेस्ड है। अब इसमें देखो क्या है कि जो क्वांटम कंप्यूटर्स हैं क्वांटम मैकेनिक्स पर बेस्ड हैं। क्वांटम मैकेनिक्स बेसिकली जो सब एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, इनके प्रॉपर्टीज़ पर जो है ये आपका बेस्ड होते हैं। अब इसमें कई जैसे क्वांटम कंप्यूटिंग में कई सारे ऐसे, जैसे कहा गया कि 1980s के अंदर रिचर्ड फेमन है, उन्होंने इस अप्रोच को सामने रखा, फिर क्वांटम सिस्टम को कैसे यूज़ कर सकते हैं तो उसको सामने रखा। क्वांटम कंप्यूटर के डेवलपमेंट में इनका एक महत्वपूर्ण रोल रहा। अब जो नॉर्मल कंप्यूटर होते हैं उसमें एक समय में कोई भी इन्फॉर्मेशन आप 0 या 1 फॉर्मेट में आप
कर सकते हो। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर में देयर इज़ दिस कंसेप्ट ऑफ सुपर पोजिशन, ठीक है, सुपर पोजिशन का कंसेप्ट होता है, तो एक ही टाइम पे 0 या 1 की वैल्यू हो सकती है। तो यहाँ पे आपको ये थोड़ा सा मैं आपको डायग्राम से दिखा देता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे दो टर्म्स हैं क्वांटम प्रॉपर्टीज़ में, एक बोलते हैं सुपर पोजिशन। सुपर पोजिशन मतलब साइमल्टेनियस एग्जिस्टेंस, ठीक है, मतलब जो वैल्यू है वो 0 भी हो सकती है 1 भी हो सकती है। क्लासिकल कंप्यूटर में क्या है कि जैसे या वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी, इसमें 0 और 1 हो सकती है। तो अगर मान लो एक ही टाइम पे दो वैल्यूज हो सकती हैं तो जिसे हम सुपर पोजिशन कहते हैं, तो इसका मतलब उसमें आप ऐसा प्रिडिक्ट करके ऐसा हैकिंग वैकिंग करना बड़ा आसान काम नहीं है। इसमें बहुत ही सारे टेक्निकल टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं। एक टर्म होता है एंटेंगलमेंट, ये भी देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि मतलब दो चीज़ें हैं, जैसे मान लो एक ये है और एक ये है, ये एक दूसरे से को रिलेटेड है, मतलब एक ये है दूसरा ये है, दोनों एक दूसरे से को रिलेटेड है और ये दोनों मिलकर ही प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं, इंडिपेंडेंट वे में नहीं शो करते हैं, मतलब दे आर को रिलेटेड, ठीक है। तो ये को रिलेटेड, जैसे मान लो मैं हूँ और एक और है, ठीक है, दो लोग हैं, तो दो लोग मिलकर ही IAS की प्रिपरेशन करा रहे हैं, ठीक है। तो एक मतलब ऐसे ही तो है ना, तो यहाँ पे दोनों की प्रॉपर्टीज़ जब मिलेंगी तब सिंगल जो प्रॉपर्टी वो रिफ्लेक्ट होती है। तो ये कंसेप्ट भी इसे हम एंटेंगलमेंट बोलते हैं। तो ये सुपर पोजिशन और एंटेंगलमेंट ये क्वांटम की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये टर्म आप हमेशा याद रखना। इसका काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन भी देखने को जो है वो मिलता है। तो सुपर पोजिशन के माध्यम की वजह से ही वैल्यूज़ जो हैं वो आपकी एक ही टाइम पे 0 या 1 आपकी हो सकती हैं, बहुत साइमल्टेनियस वे में आपका हो सकता है। इसका काफ़ी आप कह सकते हैं कि बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन साइमल्टेनियस वे में हो सकता है। तो इससे कंप्यूटेशनल पावर भी काफ़ी बढ़ जाती है कि एक ही समय में बहुत सारी जो वैल्यूज़ हैं वो आपकी मतलब स्टोर हो सकती हैं। और फिर द स्टेट ऑफ वन क्यूबिट कैन इंस्टेंटली अफेक्ट द स्टेट ऑफ अनदर। तो यहाँ पे ये भी है कि इरेस्पेक्टिव कि मतलब जो क्यूबिट है ना, क्यूबिट एक आप कह सकते हो जैसे क्यूबिट है, जैसे जनरली नॉर्मल में बिट बाइट यूज़ होता है ना, जो आपकी मेमोरी है उसकी अगर आप जैसे है ना, मतलब जैसे ऐसे मानो कि जैसे आपने देखा होगा ना छत्ता देखा होगा जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, तो उसमें क्या छोटे छोटे से रूम टाइप होते हैं। तो ऐसे ही मानो कि जो नॉर्मल कंप्यूटर होता है उसमें छोटे छोटे ऐसे रूम टाइप है और वहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है स्टोर होती है, तो बिट बाइट फॉर्म में होती है ना। तो क्वांटम कंप्यूटर में उसी को हम क्यूबिट बोलते हैं। क्यूबिट के अंदर एक ही टाइम पे 0 या 1 आपका स्टोर हो सकता है। अब इसमें ये कहा गया कि एक जो स्टेट ऑफ 1 क्यूबिट वो क्या है, दूसरे स्टेट को अफेक्ट कर सकता है ना। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है जहाँ पे स्टेट ऑफ 1 क्यूबिट कैन अफेक्ट द स्टेट ऑफ अनदर, भले कितनी भी दूर हो। तो ये जो प्रॉपर्टी है क्वांटम कंप्यूटर्स में देखने को मिलती है और इसे हम एंटेंगलमेंट जो है वो शब्द जो है हम बोलते हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे ये जो इंटरकनेक्टेडनेस है ये भी बहुत हेल्प करती है। क्वांटम कंप्यूटर्स में तो कुछ एल्गोरिदम होते हैं, मतलब कोडिंग होती है जो यूज़ होती है। जैसे एक शोर को बोला जाता है, पीटर शोर जो है इन्होंने डेवलप किया था 1994 में, और इन्होंने ये जो है एल्गोरिदम इसने डेटा सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया है। और इसके माध्यम से जो क्वांटम कंप्यूटर है बहुत सारे लार्ज नंबर चीज़ों को प्रेडिक्ट कर सकते हैं ना, जो भी आउटकम लेकर आ सकते हैं बहुत तेज़ स्पीड से इन कंपैरिजन टू द नॉर्मल कंप्यूटर। फिर IBM Q सिस्टम 1 भी है, ये भी क्वांटम कंप्यूटिंग का आर्किटेक्चर जो स्ट्रक्चर है उसको इंक्रीज़ करने में काफ़ी हेल्पफुल है। तो देखो आप कोडिंग का ऐसा समझो कि जैसे ये जो एल्गोरिदम होती है एक प्रकार की कोडिंग होती है जिसमें वो वर्क करेगा। उसके बाद गूगल साइकामोर करके है, तो उसमें गूगल 53 क्यूबिट प्रोसेसर जो है इसने भी क्वांटम सुप्रीमेसी अचीव आपकी की है, तो ये भी एक हेल्पफुल है। उसके बाद एक विलो है, ये क्वांटम चिप है जो कि मतलब एरर करेक्टेड क्यूबिट्स, जो क्यूबिट्स होते हैं जिसमें चीज़ें स्टोर हो सकती हैं। तो यहाँ पे विलो जो है गूगल के द्वारा डेवलप किया गया है, तो क्वांटम चिप है एक तरीके की, जिसके बेसिस पे क्वांटम कंप्यूटर, बिना चिप के तो कैसे डेवलप होगा। तो बहुत सारी चीज़ों को ये इट कैन परफॉर्म कॉम्प्लेक्स टास्क, 5 मिनट के अंदर कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स टास्क को परफॉर्म कर सकता है। अब इसमें कुछ हर्डल्स हैं, जैसे क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटीज़ बहुत हैं, कॉस्ट बहुत है। यहाँ पे ये भी है कि जो क्यूबिट्स हो स्टेबल हों, अगर स्टेबल नहीं होंगे तो एक दूसरे को अफेक्ट करेंगे, एक अफेक्ट हुआ तो दूसरा अफेक्ट होगा। इससे आप कह सकते हो पूरा जो ये लॉजिक गेट है, ये जो फंक्शनिंग है वो काफ़ी अधिक अफेक्ट हो सकती है। फिर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में क्या हो सकती है, ड्रग डिस्कवरी है, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को कैसे दिखा, तो इसको अगर देखना तो मिलियंस ऑफ क्यूबिट्स बनानी पड़ेंगी। ये चीज़ आपकी हाईलाइट की गई है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट जो है आपका हाईलाइट किया गया। फिर नेशनल क्वांटम मिशन है, तो नेशनल क्वांटम मिशन का मैंने स्लाइड डाल दिया है, जिसको सरकार 2020 के बजट में भी हाईलाइट किया है।
नेक्स्ट 5 ईयर में प्रमोट करने की बात किया गया है कि कैसे जो है प्रायोरिटी के अंदर क्वांटम कंप्यूटर्स को या जो क्वांटम टेक्नोलॉजी को हम यूज़ कर सकते हैं, प्रायोरिटीज़ में लेकर आ सकते हैं, स्किल्ड मैन पावर कैसे ला सकते हैं, रिसर्च कैसे कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योर स्किल कैसे लेकर आ सकते हैं, कैसे हम क्वांटम कंप्यूटर्स को कंप्यूटिंग, कम्युनिकेशन, केमिस्ट्री, क्रिप्टोग्राफी इन सब में यूज़ कर सकते हैं, तो कोडिंग और इन सब में। उसके बाद एरोस्पेस इंजीनियरिंग, वेदर प्रिडिक्शन और इन सब में भी कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब कुछ ये स्लाइड में आप रीड कर लेना, इंक्लूडेड है। तो क्वांटम का नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजी ये आपकी है। नेक्स्ट देखते हैं ये इलेक्शन कमीशन इलेक्शन रूल अमेंडमेंट पॉलिटी का टॉपिक है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये टॉपिक आपका बन जाता है यहाँ से निकल कर। तो यहाँ पे कुछ चेंजेस किए गए हैं, लाइक अबाउट द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल। तो इसमें कुछ कंट्रोवर्सी है, तो यूनियन लॉ मिनिस्ट्री ने जो है बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन उसने अमेंड किया रूल्स टू रिस्ट्रिक्ट पब्लिक एक्सेस टू सर्टन पोल डॉक्यूमेंट्स। जो इलेक्शन कमीशन का क्लेम है दिस इज़ अ नेसेसरी स्टेप, जिसके माध्यम से जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा उसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। और उनका ये कहना है कि अगर मतलब जो क्रिटिक है उनका ये कहना है कि अगर ऐसा किया जाएगा तो इससे जो फ्रीडम है या जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है वो कर्ब होगा। सो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल जो कि 1961 के अंदर आया था, उसमें कुछ गाइडलाइंस हैं जिसके माध्यम से इलेक्शन आपका कंडक्ट किया जाता है देश के अंदर बेस्ड ऑन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, जिसके मतलब तो ये इलेक्टोरल प्रोसेस का एक महत्वपूर्ण मतलब आप कह सकते हो रूल, ये बहुत महत्वपूर्ण भी है। और इससे पूरा जो पूरा प्रोसेस के अंदर ट्रांसपेरेंसी रहती है। जो रूल्स का पर्पज़ एम क्या है कि यहाँ पे क्या है कि फ्री और फेयर इलेक्शन कंडक्ट करना, वो रूल डिफाइन करता है। उसके बाद इसमें सब कुछ है, जो नॉमिनेशन से लेके काउंटिंग से लेके सब कुछ इसके अंदर है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर भी आप देखोगे सब चीज़ें हैं। और इन रूल्स के माध्यम से ही जो पूरा का प्रोसेस है उसको ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल किया गया है। रिसेंट जो अमेंडमेंट देखा जाए तो स्पेसिफिकली इसने रूल 93 सब क्लॉज 2A को चेंज किया है कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स में। प्रीवियसली इसमें कहा गया था कि ऑल अदर पेपर रिलेटिंग टू द इलेक्शन शेल बी ओपन टू पब्लिक इंस्पेक्शन, मतलब जितने भी जो पेपर हैं इलेक्शन से रिलेटेड वो पब्लिक उसको इंस्पेक्ट कर सकती है। अमेंडमेंट के बाद अब ये लिखा जा रहेगा कि ऑल अदर पेपर्स एज स्पेसिफाइड इन दिस रूल रिलेटिंग टू द इलेक्शन शेल बी ओपन इन, मतलब जो रूल के अंदर स्पेसिफाइड है, सारे नहीं बट जो स्पेसिफाइड आपके हैं रूल्स के विद इन कि ये पेपर्स जो हैं वो पब्लिक इंस्पेक्शन के लिए अवेलेबल होंगे, नॉट ऑल। ठीक है। सो ये जो स्कोप है जो कि कौन से डॉक्यूमेंट्स पब्लिक इंस्पेक्शन के लिए अवेलेबल हैं, तो उस स्कोप को लिमिट किया गया है। और इससे कुछ इन्फॉर्मेशन कहा गया कि हो सकता है कि जो एक्सेस होनी चाहिए वो ना हो पाए वोटर्स और सिविल सोसाइटी के माध्यम से। और इसमें कुछ सर्टन फियर्स भी जो है आपका हुआ है मन के अंदर लोगों के। अब यहाँ पे क्या है कि जो ये डायरेक्टिव्स हैं पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के माध्यम से, जिसने इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर किया है टू शेयर ऑल डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू हरियाणा असेंबली इलेक्शन, जिसमें सीसीटीवी फुटेज और ये सब मेंशनड है। सो मतलब कहा गया कि ये जो जजमेंट है इसकी वजह से हो सकता है ये चेंजेस किए गए हैं। और कुछ जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उनका कहा गया है कि जो अमेंडमेंट है वो नेसेसरी भी है टू एलिमिनेट एम्बिग्विटी रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। जो शेयरिंग सीसीटीवी फुटेज कुड लीड टू सीरियस वायलेशन, मतलब अगर सीसीटीवी फुटेज कोई मांगने लग जाए सारा, तो इससे वोटर की सिक्रेसी है उसका पोटेंशियल मिसयूज़ भी जो है वो किया जा सकता है। मतलब ऐसा नहीं कि सब कुछ मांग ले कि भाई ये दो कि उन्होंने क्या खाया पिया ये भी बताओ और सब कुछ, मतलब ये है। तो एक सर्टन लेवल का ट्रस्ट तो चाहिए ही है ना, कि हर चीज़ में मतलब अगर मिसट्रस्ट करेंगे तो एक मैटर ऑफ कंसर्न ज़रूर है। बट हाँ ये मतलब सीसीटीवी फुटेज मांगना सारी चीज़ें, तो ये कितना हेल्प करेगा ये देखने वाली बात है। ठीक है। फिर अपोजिशन पार्टीज़ ने इसको क्रिटिसाइज़ भी किया है कई सारी चीज़ें, तो ये कहा गया कि कॉन्स्पिरेसी है और इस टाइप की बातें भी बोली गई हैं। अब इसमें रूल 93 और राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के बीच एक मतलब ये रूल 93 है और राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, तो इसमें कि कोई भी जो चेंजेस है रूल में कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं सिटीजन का जो राइट है इलेक्टोरल प्रोसेस से रिलेटेड, मतलब इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट द राइट टू इन्फॉर्मेशन ऑल्सो। और ये भी कहा गया है कि कुछ जो वाइटल डॉक्यूमेंट हैं ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए वो रिस्ट्रिक्शन उसमें देखने को जो है वो मिलेगा। ठीक है। तो ये पॉइंट्स हाईलाइट किए। क्रिसमस ऑफर है 50% ऑफ है और लास्ट डे है, तो ये ध्यान में रखना है। तो ये है ना, तो इसमें बहुत अल्टीमेट कोर्स है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मिस मत करना। 1400 में आपको पूरा जनरल साइंस और साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2 साल का पूरा स्टैटिक और एडवांस करंट अफेयर आपके लिए है। 2 साल का प्रीलिम्स का है, ये भले आप दो पहले के बैचेस में, बट ये बहुत अल्टीमेट रहेगा। इससे प्रॉपर एक प्रीलिम्स टाइप कंटेंट रहेगा, तो आपको आइडिया रहेगा अच्छा ऐसा ऐसे करना है और रिवीजन आपका हो जाएगा। तो ऑफर में ये भी 1400 के आसपास आपको रहेगा।
ठीक है, तो ये 50% ऑफ है। इसके बाद क्रैश कोर्स है, तो इसमें सब कुछ स्टैटिक करंट अफेयर सब कुछ है, मतलब पूरा प्रीलिम्स का आपका एक जगह पे सब सारा कंटेंट आपको मिलेगा। तो ये भी अगर 50% ऑफर इस पर भी है। आज सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप सौरभ पांडे UPSC.com पे भी जा सकते हैं, ऑल कोर्सेज पे क्लिक कर सकते हैं, उसमें आपको कोर्सेज दिख जाएंगे। यू कैन ऑल्सो डाउनलोड सौरभ पांडे CSE ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। और ये इस सेशन के PDF आपको अवेलेबल रहेगी, ये अलग से टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यहाँ पे क्वेश्चन देख लो, बानस कांथा मसाली रिसेंटली न्यूज़ में था, ये किससे एसोसिएटेड है? तो इंडिया का पहला फर्स्ट बॉर्डर सोलर विलेज है, ठीक है। 5 AM सीरीज़ मिस मत करना, डेली बेसिस में मंडे टू फ्राइडे आपको मिलती रहेगी, आप लोग उसको गो थ्रू हों और आप जो है ज़रूर से थोड़ा सा उसमें पार्टिसिपेशन करें जिससे कि मैं उसको आगे तक लेता चला जाऊँ, जो वो चीज़ आपको प्रीलिम्स में बहुत हेल्प करेगी। क्वेश्चन मेंस का देख लेते हैं। एक्सप्लेन द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई इंट्राप्लेट वॉल्केनिज्म इन पैसिफिक ओशन रीजन। 10 नंबर का ये है, तो इसको भी आप जरूर से लिखें। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आकलन प्लस आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको अपने आंसर का इवेल्युएशन कराना है। तो ये सारी चीज़ें मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। कोई क्वेरी है तो नंबर पर आप मैसेज करें। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।